प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। हम दो जैन संत हैं जिनको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला एक पावन विश्व शांति के लिए पद यात्रा का, और इस पद यात्रा के क्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। तो हमारा नाम अभिजीत मुनि और साथ में जागृत मुनि, तो हम दोनों संत इस मिशन में जुड़े हैं। तो हम जागृत मुनि से सुनेंगे आगे के क्रम। हमको एक मौका मिला, पूज्य गुरुदेव ने एक असीम कृपा करके ऐसा कुछ अवसर दिया और उसी यात्रा को एक प्रस्तावित यात्रा के रूप में हम पूर्व तैयारी में लगे हुए हैं। और उस दरमियान हमको कार्तिक जी मिले थे और कार्तिक जी एक विशिष्ट धावक है, रनर है, जो भारत में टॉप 3 में माने जाने वाले हैं। और इनकी विशेषता है कि ये बहुत तेज भागते भी है और एक एक दिन में 80-80 किलोमीटर भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अभी इनका K2K का एक मूवमेंट है, कारगिल टू कन्याकुमारी, और उस मूवमेंट में कारगिल से अब ये आ रहे हैं दिल्ली, और आगे और भी काफी दिनों की यात्रा शेष है। 15 दिन की यात्रा हो गई है और 55 डेज की कुल मिलाकर की यात्रा है। तो हम जरूर चाहेंगे कार्तिक जी को प्रश्न पूछने के लिए कि आपको ये जो यात्रा का इंस्पिरेशन कैसे मिला। नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक और मैं एक अल्ट्रा इंड्योरेंस रनर हूँ। मैं गत 9 वर्षों से अल्ट्रा इंड्योरेंस रनिंग और ह्यूमन एबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब 2020 में मतलब मैं अपने पीक परफॉर्मेंस, या 2023 में जब मैं अपने पीक परफॉर्मेंस में था, तब मैं रियलाइज कर पाया कि कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या बहुत ज़्यादा फोकस वाला काम कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होती है, तब वो कितनी भी अच्छी जगह चले जाए, कितनी भी सुंदर जगह दौड़ रहा हो या कैसी भी जगह दौड़ रहा हो, वो उस जगह को देख नहीं पाता है, उस जगह को फील नहीं कर पाता, उस जगह की चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो 2021 में मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा भारत दौड़ के देखूंगा, क्योंकि मैं दौड़ सकता हूँ तो मैं दौड़ के देखूंगा। और फिर उसी दिन से बस मेरे दिमाग में उसी को लेकर विचार थे कि मेरे को कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। पिछले वर्ष हमने इसके ऊपर एक फाइनल स्ट्रक्चर लिया कि हम जनवरी 26 को स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू वेदर कंडीशन, स्पॉन्सर्स एंड बहुत सारी चीज़ें होने के कारण वो नहीं हो पाई, और 2 मई के दिन ये एक इवेंट स्टार्ट हो पाया, जिसमें हम 4200 किलोमीटर कारगिल से कन्याकुमारी एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया रन कर रहे हैं। इस दूरी को हम 55 दिनों में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इस रन का पूरा जो जोग्राफिकल रीच है वो है 3 यूनियन टेरिटरीज, 7 स्टेट्स, 37 मेजर सिटीज, 100+ टाउन, 600 विलेज को क्रॉस करके हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। एक बहुत ही सुंदर लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी को दौड़ भी रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं, और इस 55 दिनों की यात्रा में किस प्रकार से प्रतिदिन 75 किलोमीटर के आसपास दौड़ना है, और करीब जो 3000 कुछ किलोमीटर आप बता रहे थे टोटल एक जो स्ट्रेच है, तो मेजर 7 सिटीज में कुछ स्टॉप्स करते हुए, रास्ते में कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स करते हुए आगे दौड़ रहे हैं। तो ये दौड़ना जोड़ने का जो इंस्पिरेशन आपको मिला है, तो क्या आपके फैमिली का सपोर्ट या कौन से लोगों ने आपको इसको सपोर्ट किया है, और किस तरह से आप इस चिंगारी को लगातार आगे से आगे ले जा रहे हो? हेल्थ की कंडीशन क्या अप डाउन भी होती है इसमें, और कैसे इनको आप चैनलाइज करते हो, तो हम जानना चाहेंगे। वो जो चिंगारी है ना, वो ये है कि हम एक ऐसे महान देश में रहते हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, जोधाबाई और ऐसे ऐसे महान योद्धा वीर लोग पैदा हुए। तब हमारे देश की आबादी बहुत कम थी। आज 125 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में, लगभग 125 करोड़ लोग, और इतने सालों से ओलंपिक होते आ रहे हैं और हमारे पास 100 मेडल्स भी नहीं है। और वही कुछ चंद लाख या करोड़ आबादी वाला देश जापान, जहाँ पर हर साल 100 मेडल वो जीत जाते हैं ओलंपिक में, हर ओलंपिक्स में। तो जब मैं एक यूरोप में एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, बैकयार्ड अल्ट्रा, तब मैंने उनको बोलते हुए सुना था कि भारत में तो पहाड़ ही नहीं है, बर्फ ही नहीं है। तो मैंने बोला हमारा देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पे समुद्र से लेके रेगिस्तान तक है, नदियों से लेके पहाड़ तक है, बर्फ से लेके सब कुछ हमारे यहाँ पे देश में। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर 50 किलोमीटर पे लिबास बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पे खाने का तरीका बदल जाता है, हर 20 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, हजारों भाषाएं बोली जाती है। तो अब इसको चैनलाइज करने का तरीका ये था कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब सोचा,
तो ये था कि मैं तो दौड़ लूंगा, उससे किसी और का फायदा कैसे होगा, या मेरे दौड़ने से किसी और को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, या कोई और क्या सीखेगा। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे देश में कार्डियक अरेस्ट है ना, हार्ट पेशेंट, ब्लड शुगर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोग इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, स्ट्रावा पे, इन सभी चीज़ों को देखकर कि हमें भी करनी है। क्रेडिबिलिटी चाहिए ना आज के ज़माने में, उसका ज़माना चल रहा है, तो लोग करने जाते हैं। अभी रिसेंटली इंदौर मैराथन में एक रनर ने 10 किलोमीटर दौड़ा और 100 मीटर पहले ही वो उसकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो उस दिन मुझे लगा कि अब ये जो रन है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, इस देश के 150 करोड़ में से 100 करोड़ जो यूथ है उनका है। मैं जब दौड़ूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि ऐसी दौड़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, ऐसे एक्सपीडिशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, रनिंग को कैसे शुरू किया जा सकता है, ह्यूमन एबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपको बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाना है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाना है, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। थिंग इज दैट कि आज कोई भी देखता है किसी को भी दौड़ता हुआ देख, और उससे लगता है कि कोई भी दौड़ सकता है, बट वो नहीं जानते हैं कि इसके पीछे 7 या 8 साल का परिश्रम होगा, उनके बहुत सारे डिसिप्लिन सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने प्लान किया है कि इस पूरे रन को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और ऐसे डिफिकल्ट हमने क्लाइमेट कंडीशंस चूज की है कि हम जब रन स्टार्ट कर रहे हैं तब -11 डिग्री सेल्सियस है। हमने जॉर्जिया पास क्रॉस किया है, द्रास का जो सबसे कोल्डेस्ट, वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहा है आज तक वहाँ पे, -60 डिग्री। उसके बाद अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे +44-43 डिग्री सेल्सियस है। तो पिछले सिर्फ 15 दिनों में हमने ये 2 टेम्परेचर देख लिए। अभी वेस्टर्न घाट्स तरफ जाएंगे तब हमें बारिश मिलेगी, और जब ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ साउथ में जाएंगे तब हमें वहाँ भी ह्यूमिड मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए और समझाने के लिए हमने इसको शुरू किया। आपके और हमें एक जो सबसे बड़ी जो समानता है, ऑफ कोर्स चीजें बहुत लाइफ काफी अलग अलग है, पर एक जो सबसे बड़ी समानता है कि आप भी भागते हो, चलते हो, हम भी चलते हैं, तो हमारा जीवन भी चलने के लिए समर्पित है। हम लोग जब से दीक्षा ली है तब से हम कार यूज नहीं करते, गाड़ी यूज नहीं करते, या मतलब और भी प्रकार के जो मीडियम्स है, एक्सेप्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी अलग बात है, पर मोटा मोटी हम लोग यूज नहीं करते। तो जैन साधु की चर्या होती है चल करके जाते हैं हर जगह पे, कहीं पे भी पास में जाना है 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो मेन बात ये आती है कि हम लोग तो चलो चलते, हमारी चर्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, तब भी हम हमको भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोगों के मन में, या लोग हमारे सामने बताते हैं कि आप चलते हो तो इसका फायदा क्या। बोले एक टाइम था, ठीक है, ऑप्शन नहीं था तो आप चलते थे, आज ऑप्शन बहुत है, मीडियम्स बहुत है, तो बोले आप अपना प्रज्ञा का अच्छा उपयोग करो, सीधा जो मेन लोकेशन उधर जाओ और उधर जाकर के आपका भाषण बोल रहा है, जो भी बात बतानी है वो शेयर करो लोगों को। तो हमको भी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम हमारे तरीके से टैकल करते हैं, हमारे पास कुछ आंसर्स होते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि आप तो गृहस्थ हो, तो कितने लोग आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे, चैलेंज देने की कोशिश करते होंगे, आपको बार बार पोक करते होंगे, तो ऐसे समय में आप क्या आंसर देते? जब मैं एक बार एक ब्रांड को ये प्रोजेक्ट समझा रहा था, तब उन्होंने बोला कि इतना भागना ही क्यों है, गाड़ी से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ। तो मैंने बोला जो सेटिस्फेक्शन इस चीज़ में, जैसे आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो, एक पत्रकार बिना लिखे नहीं रह सकता है, एक राइटर बिना सोचे जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे ही एक धावक, एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर जिसने अपनी जिंदगी को शुरू ही ऐसी चीज़ों से किया, वो कभी भी बिना अपना कार्य किए, बिना अपनी प्रवृत्ति को माने आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरा मतलब मेरी प्रवृत्ति ये है, आपकी शायद सोचना हो सकती है, किसी की टांग खींचना भी हो सकती है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक प्रश्न है, मतलब कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हम सभी समान सोचते होंगे कि मैं जब चलता हूँ या फिर कोई और भी चलता है, तब हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हमारा माइंड जो है वो 1000 बीट डाटा प्रोसेस कर रहा होगा, जब सबकॉन्शियस माइंड में है तो 1 मिलियन बीट डाटा प्रोसेस कर रहा होगा। तो जब आप चलते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या उस समय आपकी मानसिकता होती है, या क्या किस प्रकार के थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं? तो इम्पोर्टेंटली जो साधु की जो चर्या है उसमें हम लोग कहते हैं चलने की क्रिया को ईरिया समित, मतलब बिना विचार करे चले। और चलने के लिए जो आपका कहना है यहाँ पे विचार का मतलब माइंड सेट है, तो माइंड को सेट एकदम अच्छे से कर लेते हैं कि हम जो चल रहे हैं
क्योंकि सोचेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो वो जो सोच है वो यही है कि भी ये हमारी एक चर्या है और उसमें आनंद लेना है। ये हमारे अच्छे के लिए हो रही है, मुझे थकाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि मुझे पहुंचाने के लिए हो रही है, और मंजिल मेरे से दूर नहीं है। और ये चलना भी मेरे लिए एक साधना, एक साधन से जाता है, एक साधना से जाता है। तो साधना मतलब वो इनकम है, आत्मा की, सोल की इनकम हो रही है। मेरा एक एक स्टेप मेरी सोल की इनकम को बढ़े। मैं अगर ठहरता हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो वहां पर जो उनसे अच्छी बातें करूंगा, मैं वॉक करूंगा, जाऊंगा, लोगों को रीच आउट करके टॉक करूंगा, इससे मेरी आत्मा की इनकम। फिर मैं कोई साइलेंस रखूंगा, मौन ध्यान करूंगा, उससे भी आत्मा की इनकम। और उससे जो ये चलने से नए नए लैंड में आप जब जाते हो, नेचर से कनेक्ट होते हो, कल्चर से कनेक्ट होते हो, डाइवर्सिटी से कनेक्ट होते हो। अभी तक हमारी लाइफ में, मतलब मेरा पर्सनली अगर मैं देखूं तो करीब 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा करीब करीब हो चुकी है। और अभी जो ये प्रस्तावित प्लान है उसमें 25,000 प्लस किलोमीटर की पद यात्रा प्रस्तावित है। और कहते हैं कि जो यात्रा करता है ना, वो बहुत ज्ञान प्राप्त करता है। तो साधु को तो यायावर कहेंगे, तो यात्रा करनी होगी। और आप भी यात्रा करते हैं, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, और अब इतने सारे स्टेट्स को अब पूरा एक लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बस वो कनेक्टिंग द सॉइल है और कनेक्टिंग द सोल, ये हमारा लक्ष्य। और ये लक्ष्य हमें कहीं ना कहीं जोड़ देता है। और इस योग के पीछे हमारे योगेश जी मेहता का भी एक रोल रहा। जी इंदौर में थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम जोड़ा। कनेक्ट और इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। तो एक बहुत अच्छा योग हमारा है। और वैसे कि देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी रनिंग वॉकिंग इसका बहुत महत्व था। आप पास हिस्ट्री में देखोगे तो जितने महान पुरुष हुए, महान लोग हुए, जैसे हम माने सिख समाज के गुरु नानक जी, तो 2 उदासी की उन्होंने 12,000 किलोमीटर की। जो सनातन धर्म में स्वामीनारायण भगवान, तो उनकी भी बात आती है, 9 से 15 साल तक उन्होंने खाली चले चले एक गांव से दूसरे गांव ऐसे करके काफी लंबी सुदीर्घ यात्रा की। ऐसी आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी कितनी बड़ी यात्रा की। और गांधीयन जितने भी, गांधी जी भी चाहते थे, तो वो तो जाने ही इसीलिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए। आज भी जो गांधीयंस होते हैं वो पीस वॉकिंग, पीस मार्च बहुत करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें ये बताया गया कि मतलब चलते हैं तो कितना विजडम की ग्रोथ होता है। हमारे जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर भी पद यात्रा करते हैं पूरी की पूरी। तो अरिष्ट नेमी भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, भगवान महावीर, सुदीर्घ सुदीर्घ यात्रा की उन्होंने। तो चलने का तो महत्व है ही। और आप भी कर रहे हो वही वही प्राचीन चीज, और प्राचीन से जोड़ करके रूट से फ्रूट निकलते हैं, तो एक अलग ही आनंद है। पर मेरा इसमें ये बात, एक प्रश्न आता है कि जैसे हर एक जो चलते हैं अपने हिसाब से, तो एक मुहिम लेकर के चलते हैं। तो आपने भी इतनी इतनी यात्राएं की, तो आप भी कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मुहिम लेकर के ऑफ कोर्स चले होंगे। तो उनमें से मुहिमों में से कुछ आप प्रकाश डालें। इस पूरे रन में सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो रन कर रहे हैं वो 4,200 किलोमीटर की है। 4,200 किलोमीटर मतलब 100 मैराथन्स। एक मैराथन की दूरी होती है 42 किलोमीटर। जब मैं 42 किलोमीटर पूरा करता हूँ तब भारत के हर एक कोने से, वो द्वारका से डिब्रूगढ़ या कारगिल से कन्याकुमारी हो सकता है, हमने 100 ग्रास रूट एथलीट्स को हैंडपिक किया है जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है पर पोटेंशियल पूरा है। तो उन्हें हम अगले 1 साल तक के लिए तैयार करेंगे। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि उन्हें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि इंटरनेशनल एथलीट को, वो उन तक पहुंच सके। तो उन्हें हम अगले 1 साल तक उनके ट्रेनिंग के लिए शूज़, टी शर्ट, अपैरल, एसेसरीज, देन न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, बायोमैकेनिक्स, उनका रिकवरी प्रोटोकॉल, इंजरी प्रिवेंशन, ऐसी सारी चीज़ें अगले 1 साल तक उन्हें प्रोवाइड करेंगे। प्रयास है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे बेहतर हम 5 लोग खड़े कर पाए और वो अगले 5 को खड़ा कर पाए, तो 25 हो जाएंगे। और ऐसे अगर जी चेंज चलता रहा तो हम फॉर श्योर आने वाले 10 साल के अंदर ओलंपिक में एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। तो मेरा प्रयास है कि ह्यूमन एबिलिटी को टेस्ट किया जाए। जो मेरे पास है उसको मैं थोड़ा सा बांट दूँ। अगर मेरा थोड़ा बांटने से वो कंपाउंड होता है तो फॉर श्योर मैं रोज ऐसा करना चाहूँगा। मेरा एक प्रश्न आप दोनों से और है, मैं मतलब सभी धर्मों को समझता हूँ और मानता हूँ और पढ़ता भी हूँ, बट मैंने जैन धर्म को जितना देखा है और पढ़ा या समझा है, मेरे को ये लगता है पूरा साइंस बैक्ड है, पूरा टोटली साइंस बैक्ड है। जितने भी प्रकार के उपास होते हैं, है ना, पर्यूषण होते हैं, तो इन सभी चीजों में
वो इंसानी मनुष्य की जो दृढ़ शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किया गया है ना। खाना खाने का तरीका कि 84 32 बार चबाना है ना, और 84 आस ही भोजन करना है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये टोटली साइंस बैक्ड है। मतलब जितनी अगर आप कहीं से भी एनालाइज करके देखो, सुबह कैसे उठना है, किस समय पूजा करनी है, कैसे करना है, कितने मंत्र उच्चार करने हैं, कितनी बार चबाना है, कितनी बार पीना है, कितना पीना है, जैसे कि एग्जैक्टली इसी इसी से खाना खाना पसंद करते हैं। और अभी हम जब चम्मच से खाते हैं ना, तो आप देखो माउथ लॉक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। जितने भी साउथ इंडियन है वहाँ पे कहीं भी किसी को माउथ लॉक नहीं होता है, और जैन समाज में ऐसे भोजन पाते हैं और पानी भी ऐसे ही पीते हैं। तो इसका प्रयास भी उनका यही है कि अ, एक इंसान एक बार में 184 ग्राम से ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा वो कितना खा भी लेगा पर वो वेस्ट में निकल जाएगा। तो मैंने इसको इवेल्युएट किया था एक बार में, तो ऑलमोस्ट इतना ही समथिंग फूड निकला था कि आप इतना खा सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि मुझे इसे कैसे देखना चाहिए, मैं इससे और क्या बेहतर कंज्यूम कर सकता हूँ। मेरे इम्पोर्टेंट है कि ये जो जैसे जैन प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक बैक्ड है ऐसा हम कहें, या एक वो सुपर साइंस है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली ये जो मॉडर्न साइंस की जो जो डिस्कवरीज अभी की जा रही है, हाँ। वो एक तरह से वो डिस्कवर, वो रिसर्च, वो सर्च पहले हो चुकी है। एग्जैक्टली। और जो सर्च है वो भगवान महावीर या जैन प्रिंसिपल्स में रिफ्लेक्ट होती है, यानी उस सर्च पर अब रिसर्च हो रही है और उसी को वापस रीडिस्कवर किया, तो डिस्कवर्ड को रीडिस्कवर किया जा रहा है, इवॉल्व करके इन्वेंटेड ला, को री इन्वेंट किया जा रहा है। इवॉल्व ब्रेनस्टॉर्म करके एक चीज को जैसे सुई को तो वो संबल बना के उसका जो सामने रख दिया। पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन का स्टाइल ऑफ कोर्स बदला है, पर तो ये जो वैल्यूज आपने समझी, इन वैल्यूज को आप जीवन में जितना जीते चले जाएंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, उसका ज्यादा आनंद आने वाला। जैसे एग्जांपल के लिए आप इतने दौड़ते, इतनी वॉक करते, या इतना ज्यादा वो नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो नेचर का ही जो एक मैसेज है, जो जैनिज्म के अंदर भी हम देखते हैं, नाइट फास्टिंग का, अगर सनसेट जो सूर्यास्त, संत मस्त, सूर्यास्त में आप भी मस्त होना सीख जाए कि सनसेट के बाद चलो हमें भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन व्रत करना अगले सूर्योदय तक, और ये प्रैक्टिस अगर आप करने लग जाते हैं, तो यू विल सी दैट कि बॉडी है ना हमारी डिटॉक्स भी होगी, डीक्लेटर भी होगी, और अंदर की स्पिरिट को डिस्कवर करने में हेल्प भी मिलेगी। उसी तरह जैसे खाते हैं तो एक दबा दबा के खाते हैं, एक चबा चबा के खाते हैं। जब आदमी चबा चबा के खाता है तो वो जो 186 ग्राम है जो आपने जो बताया है यूनिट, तो उसी से वो इतनी एनर्जीज एक्सट्रैक्ट कर लेगा जितनी उसकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जरूरत है। आपकी ऑफ कोर्स जैसा आपका रूट होगा उस हिसाब से आपका डाइजेशन और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज की जो आवश्यकताएं होंगी वो आप ज्यादा बेटर जानते हो उसके लिए जो उचित है। पर साथ साथ मैंने देखा है कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी आप इतना अच्छे से कर पाते हैं। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ये मानते हैं कि नॉनवेज के बिना काम नहीं होता है, हालांकि हमने इसके बारे में जाना है पर आपने अनुभव से भी इसको देखा है, तो आप किस तरह से वेजिटेरियन डाइट के थ्रू, या कई लोग, कई जो एथलीट्स आप बताते हैं वीगन डाइट के थ्रू इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, मेक ओवर करते हैं, तो वो उसके बारे में भी आप ध्यान दे सकते हैं। मैंने जब रनिंग शुरू की थी ना, तब बहुत सारे लोग बताते थे कि आपको ये खाना चाहिए, आपको नॉन वेजिटेरियन की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वो लेकर भी हम खुद को अपवित्र करते हैं। किसी भी जीवित इंसान को खाना किसी भी तरीके का वो पौष्टिक आहार नहीं हो सकता है। वो किसी का माँ बेटा बहन कुछ भी हो सकती है, ये किसी की संतान हो सकती है। तो उस समय मैं ये देखता था, और मुझे ना पढ़ने का बड़ा शौक है, जानने का बहुत शौक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। तो मैं देखता था कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 800 ग्राम की जेवलिन को 90 मीटर्स फेंका। वही महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला 200 मीटर फेंक देते थे, पर वो वेजिटेरियन थे। अच्छा, महाराणा प्रताप वेजिटेरियन। एग्जैक्टली। उसके बाद उनका यहाँ तक आता है कि जो रोम साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था, रोम के जितने भी सैनिक थे, उनकी जब वो हड्डियां देखी गई पुरातत्व के माध्यम से, तो वो सारे के सारे वेजिटेरियन थे। ये डॉक्यूमेंट्री है गेम चेंजर करके, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ओलंपिक्स क्रिकेटर्स, बड़े बड़े लेवल के लोग अब धीरे धीरे वीगन होते जा रहे हैं।
एग्जैक्टली आप देखो डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट होने में अप टू 7 आवर्स टाइम लगता है। आप कुछ भी खा लो, कितना भी मिलावटी खा लो, बट डेयरी प्रोडक्ट टुक 7 आवर्स टू डाइजेस्ट। पहले के लोग शाम में या रात में दूध सिर्फ इसलिए पीते थे क्योंकि वो 7 बजे 8 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठते थे। उसके बाद दिन भर मेहनत करते थे। आज हमारी जनरेशन में लोग 12 बजे 1 बजे के पहले सो नहीं पाते और वो रात में दूध पीते हैं। उनको ये लगता है कि दूध पीना उनके लिए बेनिफिशियल है, बट उससे कार्डियक अरेस्ट, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होती है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड एथलीट्स हैं वो विगन पे स्विच ही इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। आपकी बॉडी उस फूड को प्रोसेस करने के लिए कम समय लेती है और आप किसी भी एनिमल या एनिमल की रिलेटेड चीज़ों को हार्म नहीं कर पा रहे हो। और आपका परफॉर्मेंस आप देखो, अगर कोई भी इंड्योरेंस एथलीट है या किसी भी काम को ज़्यादा लंबे समय तक कराए, फील लाइक विराट कोहली पहले नॉन वेजिटेरियन था, आज वो प्योर वेगन है और आज पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं सब वेगन पे स्विच हो रहे हैं। जो घंटों लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिनों तक भाग रहे हैं, सब वेगन हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बॉडी जितनी जल्दी डाइजेस्ट करेगी उतने ज्यादा न्यूट्रिशनल और पॉजिटिव एंजाइम्स होने और जितने भी एलिमेंट्स है बॉडी के वो स्टेबल रहेंगे। आप नॉन वेज खाओगे, इट्स टेक 2 days टू डाइजेस्ट। तो वैसे ही हम लोग ये मानते हैं कि परिग्रह नहीं करना। तो इवन भोजन हमने ले लिया, उसका भी अंदर में परिग्रह कर लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं विकृतियां लाता है, डिस्टर्बेंस लाता है और वो डाइजेशन को प्रोसेस को इतना प्रोलॉन्ग बना देता है। तो आदमी की फटीग भी ज़्यादा होती है, स्लीपीनेस भी ज़्यादा फील होती है, लेजीनेस ज़्यादा फील होती है। तो वो एनर्जी जो लिथार्जी में ले जाए, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती है, चैनलाइज नहीं करती है और वो हमारे इमोशंस को भी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की तरफ ले जाती है। तो ये जो अध्यात्म की भी एक मान्यता है, एक तरफ तो हिंसा की है और एक ही के अंदर में तामसिकता आएगी, मतलब अंदर हिंसक भाव आएंगे और अंदर में हिंसा जैसी कंडीशंस क्रिएट हो ना, जैसे और हम हिंसा करेंगे, भले हिंसा किसी को मारने के रूप में हो या मलिनता के रूप में हो, बुरे विचारों के रूप में हो, किसी के अहित के चिंतन हो, ये सारे जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है वो भी कहीं फूड और मूड का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एग्जैक्टली। तो ये जो जैन फूड है या वीगन फूड है, वेजिटेरियन फूड है और अपने जो कल्चर में फूड और वो फूड आप भी ऑब्जर्व करते हैं, उससे आपकी लाइफ में चेंज भी आया है। आपके मोशन, इमोशन, न्यूट्रिशन हर दृष्टि से, और आपने इतने एथलीट्स को भी इतना नजदीक से देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, समझा है, तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ में अब एक और बात आती है कि इतना एंड्योरेंस को आप कैसे बढ़ाते हो, क्योंकि आप जब इतनी देर दौड़ते हैं, 3-3 दिन से आपने बताया था कि एंड्योरेंस का हमारा को टेस्ट हुआ था और 3 दिन आप लगातार दौड़े, दिन और रात, तो इतनी थकान हो जाती है आदमी के अंदर, नींद भी आने लग जाती है, तो रेस्टलेस फील करते हुए भी आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, कैसे आप करते हैं? साइंस बैक तो एक्चुअली है, बट मैं इसको और भी और बेहतर तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे पहले इंसोम्निया था, मैं सो नहीं पाता था। तो मैंने बोला अगर मैं इसको नेगेटिवली लेकर बैठ गया तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने देखा कि अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा भागना होता है, उसमें एक और कैटेगरी है, द लास्ट मैन स्टैंड। बाकी सभी रेसेस में जो पहले नंबर पे आता है वो जीतता है, यहाँ पे जो सबसे आखिरी तक दौड़ेगा वो जीतेगा। मैंने बोला मेरे को ऐसे ही नींद नहीं आती है। मैंने उस पूरे इवेंट को कॉन्सेप्ट, जितना बड़ा कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से लर्न किया। उसके बाद में प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पे काम किया लगभग 6 महीने तक कि मेरे को कितनी एनर्जी लगती है, मैं कितनी देर सो के या कितने पावर नैप के साथ इफेक्टिवली वर्क कर सकता हूँ, मेरी मसल्स कितनी देर तक एक्टिव रह पाएगी, रिकवरी मोड में जाने में उससे कितना समय लगता है। इवेंचुअली आप जब सोते हो उसके 30-32 मिनट बाद आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू होती है, उसके पहले नहीं। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं सो जाऊं और मैं 30 मिनट तक रेस्ट करूंगा तब मेरी बॉडी रिकवर करना शुरू करेगी और जब रिकवर करना शुरू करेगी उसके बाद पेन होना शुरू होगा। तो मैंने उसको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया। अब जब मैं ऐसी रेसेस भागता हूँ तब हमारे पास 59 मिनट 59 सेकंड का टाइम होता है एक 7 किलोमीटर के लूप को पूरा करने का। अब ये फॉरेस्ट ट्रेल्स और कैसी भी जगह हो सकता है। तो जब सुबह शुरू होती है तो पहला 12 घंटे में तो 80 किलोमीटर ही होता है, जब 24 घंटे होते हैं तो 160 किलोमीटर हो जाता है। आपको पहले 12 घंटे के बाद ही पता चलने लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है 7 किलोमीटर भागने के लिए, क्योंकि धीरे 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 वो टाइम कम होते जाता है। आप जितना फास्ट भागोगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा, बट स्टार्टिंग में आपके पास 10-12 मिनट बचते हैं। जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये समझने लगता है।
तो मैंने इसके लिए लगभग बहुत मेहनत की, पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पुट किया, सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ की, सारे किस तरीके का खाना खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। हम इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हैं कैसे कि अगर मैं 12वें घंटे थका हूँ या मैं 24वें घंटे थका हूँ, तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ एनवेलप फॉर 100 आवर्स। हर एक आवर के एनवेलप के अंदर 4 लेटर्स हैं, एक लेटर बी, ए बी सी डी, और चारों का अपना अपना फटिक लेवल है कि अगर मेरे को डी लेवल की फटिक हो रही है तो डी लेवल का एनवेलप खुलेगा, उसमें लिखा है कि मुझे कितना प्रोटीन, कितना मैग्नीशियम, कितना पोटेशियम, कितने विटामिन और कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, कितना विटामिन, कितना B12 चाहिए, मुझे बीटरूट जूस पीना है, अनार का जूस पीना है, मौसम्बी का जूस पीना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज उसमें लिखी है। मुझे क्या खाना है और कितना खाना है, गेहूं का खाना है या बाजरे का खाना है या मक्के का खाना है, ये सारी वेल डिटेल स्ट्रक्चर उसमें लिखा हुआ होता है। और अगर 100 घंटे का है तो ऐसे 400 लेटर लिखे हुए जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे। और ये चीज़ें ऑन टाइम एग्जीक्यूशन के साथ रिसर्च करने के बाद हम वहाँ ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसे रन तब पॉसिबल हो पाता है। पेन तो बेयर मिनिमम है, वो तो होगा ही होगा, आप जितना मुझे होगा शायद किसी और को होगा, किसी ने आज शुरू किया है और जितना पेन उसको हो रहा है शायद मुझे भी हुआ होगा और मुझे आज भी होता है, बट अब वो हैबिट हो जाती है आपकी कि मैं इतना फेस कर सकता हूँ, ये मेरे लिए डिलेबल है। अगर मैं अभी 24 घंटा भागूंगा, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट करके वापस 24 घंटा भाग सकता हूँ, तो आई नो कि मेरी बॉडी कितनी देर लगाएगी उसको रिकवर करने में, या मेरे को भागते वक्त और कितना ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ही किया जा सकता है। अगर कल कोई खड़ा होकर बोले मैं 50 घंटे भाग सकता हूँ तो आई अप्रिशिएट, बट मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम एक साथ 50 घंटे भागो विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी गाइडेंस। तो ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आपका एंड्योरेंस इतना अच्छा है, जबरदस्त है। पर एक मन में एक क्वेश्चन उठता जरूर है कि जब आपकी सबसे पहले जो आपके दिमाग में आया होगा ये थॉट कि मुझे जीवन भर रनिंग में लगाना है, अब ये जो थॉट आना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल का जो युग है, जो आजकल की जनरेशन है, लोग क्रिकेटर बनना पसंद करते हैं, फुटबॉलर बनना पसंद करते हैं, कोई बैडमिंटन, कोई बास्केटबॉल, ये तो कई लोगों के स्पोर्ट्स में होते हैं एम्बिशन, और ठीक है बच्चे बहुत मिलते हैं, पर रनिंग में कोई एम्बिशन रखता है ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि इतने मीडियम्स हैं और ऐसे में कई बार वो बोर्डम भी होता है, बोरिंग भी लगता है। जब हम अगर पहले बचपन की बात करें, जब हम छोटे थे, दीक्षा नहीं ली थी, तब हमको भी कोई बोलता चल करके जाओ ऐसे करो तो नहीं समझता था, भाई स्कूटी लिया या जो भी व्हीकल है वो लिया और निकल पड़े। तो ऐसे में आपके अंदर ये विचार आना, ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ और कैसे आपने रिटेन किया और कैसे इसको एक्सप्लोर किया, और कौन इसके पीछे आपका बैकबोन था जो आपको बराबर सपोर्ट करता रहा, ये जरूर बताएं। 2015 में हमारी एक चाय की दुकान थी जहाँ हम मिले थे, वहां से लगभग 1.25 किलोमीटर इंडस्ट्रियल एरिया में चाय की दुकान थी और पास में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था। अब एक स्टूडेंट के लाइफ में ना कुछ चुनिंदा चीजें होती है, वो पढ़ेगा, वो घर आएगा, खाना खाएगा, फिर पढ़ेगा और सो जाएगा, फिर वापस कल स्कूल जाएगा या कोचिंग जाएगा। तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी ही चल रही थी। और पास में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था मैं उनको रोज देखता था, वहाँ के जो पुलिस और आर्मी के कैडेट्स हैं वो कितने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो जब भागते थे तो मेरे को लगता था क्या भाग रहे हैं, बिल्कुल क्या ऐसा कोई और कर सकता है या मैं कर सकता हूँ, या किसी और के लिए रनिंग, या सिर्फ स्पेसिफिक ये जोनरी के लोग हैं जो कर सकते हैं। तो कम से कम 10 दिन तक मैं उनको ऐसे देखता रहा, मेरे को रोज मन में लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कोई और क्यों नहीं कर सकता है। एक ईर्ष्या होती है ना कि मेरे को करना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो हमारी चाय की दुकान थी, पापा सुबह 6 बजे उठते थे, रात को 11 बजे शॉप मंगल करते थे, तो इतने ही पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे कि मैं शूज ले सकूं खुद के लिए अलग से। अब 10 बाई 10 की शॉप में 5 लोग रहते हैं और शॉप भी चलती है, तो बड़ी शर्म आई थी मेरे को उनसे पैसे मांगने में। तो मैंने ना 3 महीने तक खूब पैसे इकट्ठे करे गले में, और 280 रुपए इकट्ठे हुए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने 267 रुपीज का शूज स्नैपडील से ऑर्डर किया। 4 दिन बाद जब डिलीवर हुआ तो मैं बहुत जोश में था कि रनिंग के लिए लगता है क्या है, जूता, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, खाना तो घर में मिल ही जाता है। तो मैं पहले दिन गया और जो जितनी जान थी लगा के मैं सिर्फ 400 मीटर भागाऊंगा, और वो जब 400 मीटर पूरे, उस दिन मेरे को लगा कि अब मैं गलत घर पे बोल कर आया हूँ कि मैं दौड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अब घर जाऊंगा अगर मैं 10 मिनट के अंदर, तो जो बेइज्जती होगी वो जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मतलब एक सार्कास्म वाली स्माइल होती है ना, जो कभी आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो
मैंने बोला घर नहीं जाऊंगा, 45 मिनट बाद जाऊंगा, 1 घंटे बाद जाऊंगा, जब तक यही बैठ जाता हूँ। तो 30-35 मिनट बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एथलीट्स हैं, जो स्लो भाग रहा था वो ज्यादा लंबे समय तक भाग रहा था, जो फास्ट दौड़ा था थोड़ा दौड़ के रुक जाता था और फिर स्टार्ट करता था। तो पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर भागा। मैंने बोला मेरे को कौन ही जज कर लेगा, और जज करके ज्यादा क्या कर लेगा। तो पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर भागा। उस दिन घर जाके जब पापा को शॉप पे जाके जब पापा को बताया कि मैंने आज 13 किलोमीटर भागा है, तो उनके मुंह पे एक वो सार्काज्म वाली स्माइल थी, पर मेरे को उससे अच्छा लगा। अगर मैं कुछ नहीं करके जाता, नकारा बन के जाता, तो अच्छा नहीं लगता शायद। तो मेरे को उस दिन लगा कि अब मुझे और जवाब देना है, जो मैंने किया है वो करके दिखाना है, जो मैंने आज किया वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो मेरे को खुशी थी। उस दिन से शुरू हुई ये जर्नी। इसमें पहले 3 महीने मुझे लगे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि आज उनका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब लग जाए, सेटल्ड हो जाए, एक सैलरी आती रहेगी, बच्चे पल जाएंगे, जीवन चलता रहेगा बस। तो मुझे 3 महीने लगे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें मेरी दृढ़ निश्चय है, मेरा डिसिप्लिन है, मेरा डिवोशन है, मेरा डेडिकेशन है, मेरा सब कुछ है, और मैं अपना 110% दूंगा, इंस्टेड ऑफ आई एम केयरिंग माई स्टडी ऑल्सो। तो 3 महीने तक बहुत बार लड़े, कम से कम हमने 5-5 दिन बात नहीं की घर में। फिर 3rd या 4th मंथ में पापा ने सपोर्ट करना शुरू किया, फिर उन्होंने मेरे को दौड़ते हुए देखा। फिर 1-1.5 साल में तो उनने मेरे को खुद ट्रेनिंग करने लेके जाने लगे। कभी वो मेरे साथ गाड़ी से जाते थे, कभी मैं 30 किलोमीटर भाग रहा हूँ, कभी मैं 40 किलोमीटर भाग रहा हूँ। तो पापा का बहुत बड़ा रोल है। पहले वो भी क्रिकेट खेलते थे, फिर दादाजी एक्सपायर हो गए तो नहीं कर पाए। तो उनका जो सपना था मेरे को लगता है कि मेरे को कभी पूरा करना चाहिए। और जो रही इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात की, सब क्रिकेट और बाकी गेम्स में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पार्शियलिटी ज़्यादा होती है, और मुझे 100-200 मीटर या 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के इवेंट में भी नहीं जाना था। जिस दिन मैंने रनिंग शुरू करी थी उसके 10वें दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मेरे को ऐसे इवेंट में जाना है जो मैं करूंगा तो कोई मेरे को ये नहीं बोल सके कि तुमने गलत किया है या तुम आगे या पीछे रह गए थे, पार्शियलिटी ना हो। तो मैंने अल्ट्रा इंड्योरेंस रनिंग को बहुत एक्सप्लोर किया। तब एक न्यूजीलैंड की फीमेल रनर थी जिसने 80 घंटे तक नॉन स्टॉप भागा था। तो मैंने बोला जब वो एक महिला भाग सकती है तो मैं क्यों नहीं भाग सकता हूँ। तो उस दिन से मेरे दिमाग में 80 घंटे लगा हुआ है, अभी तक भी लगा हुआ है। जिस दिन मैं 108 घंटे भाग लूंगा तो उस दिन वो कम हो जाएगा, फिर मैं खुद को रखूँ अपनी उसकी जगह। तो मेरे को लगा कि अगर मैंने ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे घंटों से कोई किलोमीटर से लोगों से आगे पीछे हो सकते हो, तो मेरे को यही करना है और मैं उसी के लिए तैयारी करूंगा। फिर ये भी लगता, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते थे कि ये जो इतना लंबा दौड़ना है ये बुजुर्ग लोग करते हैं, जो तेज नहीं दौड़ सकते वो करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो धीरे दौड़ते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे भागते हैं। तो यही चीज है उनके लिए, पर उनको नहीं पता कि मेरा 100 किलोमीटर भी 7.5 घंटे था। ये बात भी हो जाती है कि देखो हर किसी का एम्बिशन होता है लाइफ में। अब हम लोगों का भी जैसे ही कुछ एम्बिशन है, भले हम चलते हैं, बात विहार करते हैं, तो हम लोग भी कुछ एम्बिशन रखते हैं। जैसे हमने इंडिया टू यूरोप का एक सोचा है, 32,000 किलोमीटर या जो भी है। अब उसके साथ ये भी है कि भी हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, उधर लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लोकल लोग, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स होंगे, मतलब इस तरीके से कुछ गतिविधि करेंगे। तो ये एक एम्बिशन होता है। उसके इर्द गिर्द और भी छोटे मोटे काफी सारे एम्बिशन होते हैं, और सबसे मेन होता है कि कैसे जो भी लोग हमसे जुड़े उन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, और कितने कम मिनटों में हो सके, जिससे वो अपनी लाइफ को और अपनी सोल को एलिवेट कर सके। तो आप भी ऐसे कोई फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन आपके भी है कि भाई आपको कहीं इधर जाना है, आपको ये अवार्ड पाना है? मुझे ऐसे अवार्ड सम्मान की अब मेरे को कोई लालसा नहीं रही, पहले भी नहीं थी। गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स। सो मेरा शुरुआत से प्रयास रहा है कि मेरे को कभी जीतने के लिए नहीं दौड़ना है, मुझे हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मुझे अपना 100% देना है, और मैं इवेंट में हूँ तो मुझे अपना 101% देना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जीतने के लिए दौड़ा तो वो कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाऊंगा, तो क्या पता मैं आपसे या किसी एक अच्छे एथलीट से थोड़ा बेहतर कर जाऊं। पर जिस दिन मैं खुद से आंतरिक रूप से उसमें आ जाऊंगा कि मुझे हराना कार्तिक को ही हर दिन, ऐसे एक एथलीट हर रोज हारता है सिर्फ एक दिन जीतने के लिए, तो मैं रोज खुद से कॉम्पिटिट करता हूँ, रोज खुद को एक नया बेंचमार्क देता हूँ। जिस दिन वो मार्क क्रॉस होता है उस दिन मेरे लिए अच्छा दिन होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं खुद को चैलेंज कर पाया, जिस दिन मैंने खुद को हरा दिया एक स्टेडियम में खड़े होकर, उस दिन शायद मैं एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर पाऊंगा जो आने वाली सदियों तक नहीं टूटेगा, या कुछ डिकेज तक लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ मार्क रहेगा।
एंड उससे यंगस्टर्स को ये रहेगा कि वो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, वो सेल्फ डाउट करना खत्म कर देंगे। क्योंकि आज जैसे अगर मैं दौड़ने खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बहुत अच्छा एथलीट जो केनिया से आके खड़ा है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा माइंडसेट बन गया कि वो बहुत ज्यादा अच्छा दौड़ते हैं फॉर श्योर। वो रहते ही 2,500-3,000 मीटर के एल्टीट्यूड पे वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो 11,000 फीट पे भी चलने वाली जगह है, 18,000 फीट पे भी रोड है हमारे पास। उनके देश में तो ये भी नहीं है। तो मैं सिर्फ खुद से कॉम्पिटिट करता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं 2032 के ओलंपिक में इंडिया को ट्रायथलॉन में या फिर ओशन मैराथन या तीसरा जो मैं आज कर रहा हूँ अल्ट्रा एंड्योरेंस रेस में जरूर मेडल जीताऊंगा। और मेरा प्रयास होगा, मैं कभी भी जीतने हारने नहीं जाता हूँ या फिर घूमने नहीं जाता हूँ। मेरा ये है कि अपना सर्वश्रेष्ठ जब तक नहीं दे सकूँ कहीं पर, वहां पर जाके किसी और की पोजीशन या अपने समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो आज हमने काफी अच्छी बातें आपसे समझी और अपने माता पिता को किस तरह से उनके भावों को जीता है, स्पेशली पिताजी को जो अलग अलग चैलेंजेस थे, तो उसको न केवल आप उनसे घबराए हैं या डरे हैं, रुके हैं। और ये जो दूसरी बात भी हमें बहुत अच्छी लगी, कंपटीशन के लिए नहीं, अपना बेस्ट देने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप को हराना है, अपने आप को जिताना है। और तीसरी बात है कि देश के लिए मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है ग्लोबल लेवल पर, उसके लिए अवार्ड्स लेने हैं, जो किसी को हराने के लिए नहीं पर देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों बातें आपकी लाइफ की बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट लगी। और साथ में हमारे जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी पहले चाय से जुड़े हुए हैं और आप भी चाय से जुड़े हुए हैं। पर इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ भी बहुत इंस्पायरिंग बन जाती है, कि एक मैसेज देती है कि मतलब कैसे भी घर से हमें कितनी समृद्धि और कितना बैकग्राउंड पहले से मिला हो, पर ग्राउंड पर उतरेंगे तो हम अपना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हमारे बैकग्राउंड पर भी लोग स्टडी करते रह जाएंगे। और आप जैसे बता रहे थे, कोई आप पर एक मूवी भी बनने जा रही है, बायोग्राफी टाइप, बायोपिक टाइप, उस पर भी चर्चा चल रही है एटलीस्ट, और वो चीजें आगे बढ़ रही है। तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कैसे उसको देखते हैं? मुझे तो लगता है ये तो बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है, और मतलब वो कन्विंस ऐसा था कि मैं उन्हें ना नहीं बोल सकता था। तो ठीक है, वो जैसे भी एग्जीक्यूट होगा, अभी तो मेरे पास उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ अभी तक कि मैं कैसे क्या रिप्लाई करूँ या कैसे बोलूँ। तो हर किसी के व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल आता है। हम भी जैसे ये यात्रा का कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी, तो हम देख रहे हैं कि कई सारी वीज़ा प्रोसेसेस और कई ऐसी छोटी मोटी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या कई गवर्नमेंट एम्बेसी, अलग अलग गवर्नमेंट से कनेक्शन करना, तो कई सारी अड़चनें आती है। वैसे ही मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी जब आप ये यात्रा करते हो, तो क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बोलो या जो भी बोलो, एक चैलेंज एथलीट्स में हमेशा देखा जाता है। इंडियन का जो एक डायस्पोरा है उसमें ही कई बार ज़्यादा भी दिखता है। कुछ कुछ स्पोर्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, उसमें लोग बहुत एक्सेल कर लेते, तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। तो ये जो आपने जो फील्ड लिया, जो जॉनर लिया, इसमें आपने कभी ऐसी कोई स्ट्रगल फेस किया लोगों से रिलेटेड? क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो कभी आपने फेस किया तो कैसे कैसे समय आया, कैसे आपने उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ओवरकम करने की कोशिश की? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मेरे को एक शूज़ खरीदने के लिए भी पैसे इकट्ठे करने पड़े थे 3 महीने तक। वो 267 रुपीज़ का ही शूज़ था। उसके बाद जब सेकंड शूज़ लिया तो बड़ी मेहनतों से, बड़ी सोचने के बाद पापा को कन्विंस करके इंस्टॉलमेंट में शूज़ लिया, वो भी 6 महीने की। 2700 रुपये का शूज़ था जिसको 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में पूरा किया गया। बाद में क्या हुआ ना कि जो दुकान सुबह 6 बजे खुलती थी वो सुबह 4 बजे खुलने लगी, और रात को 11 बजे की जगह 12 बजे बंद होने लगी, मंगल होने लगी। तो अब जो एडिशनल आवर्स थे ना, उसमें पापा हमारे लिए काम करते थे कि बेटा दौड़ रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, तो थोड़ी मेहनत अब मैं और ज़्यादा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बट उसके शूज़ और उसके एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। फिर जब मैं रेसेस रन करने बाहर जाने लगा तो मैं ना लोकल ट्रेन्स में जाता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे ना, एक चाय की दुकान से क्या ही कोई निकाल लेगा या रिजर्वेशन करा लेगा 4 महीने पहले। तो सबसे जो डिफ़िकल्ट पैच और ट्रैवलिंग का मैंने आज तक देखा है वो था कि मैं भोपाल से ट्रेन में चढ़ा, लगभग 14 घंटे तक खड़ा रहा, उसके बाद मेरे को बैठने की जगह मिली, वो भी लोकल ट्रेन के वॉशरूम में। तो इन भोपाल से लेके बैंगलोर तक मैं उसी में गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, और ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जहाँ पर इतना कोई बड़ा स्कोप नहीं हो।
क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बट रनिंग जैसा अंडरडॉग इवेंट, अल्ट्रा एंड्योरेंस जैसा अंडरडॉग इवेंट जहाँ पे इंसान खुद को खुद से देख पाता है कि मैं कितना पानी में हूँ या मैं क्या हूँ, है ना, खुद में खुद की तलाश कर चुका होता है जब वो इसमें जीवन का 2-4 साल व्यतीत कर ले तो इस चैलेंज को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप खुद को अच्छे से मार्केट करो, जो मैंने सीखा, बट मेरे को लगता है कि मुझे और सीखना चाहिए। और उसके अलावा आपको कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स रखने चाहिए, आपके पास ऐसे वेल विशर्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। मैंने तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं, तो इवेंचुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर से 9 किलोमीटर दूर रोज साइकिल से जाता था, 1 महीने तक गया। वो बोलते थे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और उसके बाद 31st डे मैंने जाना छोड़ दिया। और दैट डे मैंने सोचा कि वी डोंट वांट टू स्टे विद द पर्सन, या सिर्फ उस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं टिके रहना है। फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, योगेश जी से मिले, मेहता जी से मिले, गोविंद भैया मिले, नितिन अग्रवाल सर पाथ इंडिया से मिले, वर्षा मैम अलायंस वैकेशन से, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। ओमेक्स इंडिया थे विनीत सर, तो ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। इंटरनेशनल ट्रैवल कराया, मैं इंडिया के बाहर एसएस रन किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमरेड्स मैराथन। फिर 2023 में मेरे को रेनाइटिस हुआ और मैंने परफॉर्म करना, मतलब मेरे को लगा कि 1 साल का ब्रेक मेरे को ज़रूरी है। और एक रेस बस मैंने उसके पहले भागी थी, तब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो जितने भी स्पॉन्सर थे सारे बैक स्टेप हो गए। दैट टाइम आई फील लाइक कि मैं एक ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू आर द पर्सन जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल यहाँ दिए हैं, और नाउ यू हैव नथिंग। एक एथलीट अपने जीवन का सारा पैसा, सारी मेहनत, सारा खून पसीना, खाना पीना, सेक्रीफाइस सब कुछ लगा चुका होता है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जहाँ पे उसका परिवार अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। यहाँ पे बात सिर्फ मेरी नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों एथलीट्स की हैं जो ये फेस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक एथलीट होने के साथ साथ आपको एक अच्छा स्टूडेंट, या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन, या फिर एक अच्छा अर्नर बनना चाहिए, कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों से कम हो जाए। खत्म कभी भी नहीं हो सकती है स्पोर्ट्स पर्सन की डिपेंडेंसी, बट कम ज़रूर हो सकती है। तो ये चैलेंजेस है, हर बार ओवरकम करने के लिए आप सभी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, और ऐसे लोग चाहिए जो स्पोर्ट्स को समझते हो या उसकी कदर करते हो उस खिलाड़ी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि अर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, रनिंग भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और किस तरह से उसको सारा को लेवल अप करना है वो भी क्रूशल हो जाता है। और वैसे ही हम जैसे साधु होते हैं, तो साधु की भी जो अर्निंग है वो उसकी आत्मा के लेवल पर अर्निंग है, उसे पैसे उस सबसे कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हम लोगों के लिए रिसोर्सेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोर्स, जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अंदर से आती है, जो स्पिरिचुअल है, वो सबसे पावरफुल है। तो हम भी उस अर्निंग पर लगे रहते हैं कि वो अंदर आत्मा की अर्निंग होती रहे, लर्निंग होती रहे, और कीप मूविंग होता रहे। तो हम लोग ऐसे वॉकिंग करते हैं, तो हम ही जानना चाहेंगे, आप जैसे रनिंग करते हैं, वॉकिंग भी एक साइंस है, तो वॉकिंग में किस तरह का मूवमेंट होता है, वॉकिंग में किस तरह की चैलेंजेस आती है, आपने वॉकिंग के बारे में आपकी क्या समझ है? तो हम लोग भी ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, अभी तक हमने की है, और अब आगे करने का जो प्लान है हमारा, तो इतने देशों में चलना करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप इस चीज को, पैदल यात्रा को, इतनी लंबी प्रोलॉन्ग्ड पैदल यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? क्या होता है, भागने में और चलने में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, पर जो डिफरेंस है वो सही में बहुत अच्छा डिफरेंस है। कि जब आप भागते हो तो 50 से ज़्यादा मसल स्ट्रेच नहीं होती है, जब कितने? हम भागते हैं तो 50 से ज़्यादा मसल स्ट्रेच नहीं होती है। इवन एनर्जी भी कम लगती है, कैलोरीज भी कम बर्न होती है, और मोशंस जो है वो कम होता है मसल्स में। बट जब आप वॉक कर रहे हो तो अप टू 70 मसल्स इन्वॉल्व होती है। ओवर स्ट्रेच्ड होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का इम्पैक्ट आपके हर एक वेन से होता हुआ, हर एक नर्व से होता हुआ, हर एक मसल से होता हुआ फिर ट्रांसफर होता है नेक्स्ट लेग पे। देन वहाँ पे आपकी जो शरीर की एनर्जी, जो कैलोरीज बर्निंग रेशो है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ड्यूरेशन भी तो बढ़ रहा है ना, वॉक और रन में जो डिफरेंस है उसको देखकर। तो मुझे लगता है कि वॉक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये जो मिशन पीस है इसमें 25,000 किलोमीटर आप चलने वाले हैं। और इवेल्युएट में जब मैं बैठ के इसको कर रहा था तो मैंने देखा कि कम से कम 7.5 साल इसको पूरा करने के लिए चाहिए।
अगर 35 से 40 किलोमीटर रोज चल लिया जाए तो भी 7.5 साल चाहिए। और जब मैं देख रहा था तो -45 डिग्री से लेकर +53 डिग्री सेल्सियस तक आप इस एक्सपीडिशन को पूरा देख रहे होंगे। और मिशन पीस जब हम इसमें से इंट्रोड्यूस हुआ था तब मेरे को सही में लगा था कि इसकी ज़रूरत हमें देश को क्या पूरे विश्व को है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू ही हुआ था, ऑलमोस्ट चल ही रहा था, तो इसमें मेरे को एक चीज़ जो अभी तक नज़र आई है वो ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक सार है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 2 जैन मुनि निकल चुके हैं 7 से 8 या 10 देशों को देखकर वहाँ चलकर उस धरती को पावन करने, बट वहाँ पर अपने चलने से वो उतने लोगों में बदलाव ला सकते हैं, उतने लोगों की मानसिक सिचुएशन, मेंटल स्टेबिलिटी लाकर दे सकते हैं, जो एक जगह बैठकर कभी भी नहीं किया जा सकता। कोई देश का प्रधानमंत्री भी एक बार में इतने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कोई देश का बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी इतने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। और कोई बड़े से बड़ा धावक भी 25,000 किलोमीटर जितने स्टेप्स नहीं भाग सकता है। तो मैं इसको जब बैठ के कंपेयर नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बट मैं देख रहा था कि कितना डिफरेंस है। अगर मैं करता या कोई और करता तो कितना डिफरेंस आता, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 साल का डिफरेंस है कि अगर कोई इसको भाग के करेगा तो 3 साल लेगा, कोई चल कर करेगा तो 7.5 साल लगेंगे। तो मुझे लगा कि सोचो कितनी स्ट्रांग मेंटलिटी चाहिए कि मैं इतना बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, ना उसका अता है ना उसका पता है कि अगले दिन क्या होगा, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, क्या टेम्परेचर होगा। और आपके साथ तो इतना रेस्ट्रिक्शन है कि कब खाना है कब नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है कब रहना है, कब चलना है नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ है। मेरे पास तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंस्टेंट ऑफ हैविंग नॉनवेज और अदर थिंग्स, बट आपके पास तो इतना रेस्ट्रिक्शन का पूरा पहाड़ है, उसके बाद आप ये चीज़ सोच पा रहे हो, तो सोचो किस लेवल पे आपका दृढ़ निश्चय है कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ का 150 करोड़ लोग हैं। कोई 10 लोग भी ढंग से गिन के नहीं बता सकते हो कि वो खुद का छोड़ के दूसरों के लिए भला करने आगे निकल गए। इवेंचुअली कोई मेरा भी देखे तो मेरे को सबसे पहले मुझे खुद को देखना है, परिवार को देखना है, फिर मैं किसी और को देख रहा होगा ना। सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संत और साधु और मुनि और आचार्य ही वो लोग होते हैं जो दूसरों को तराशने के लिए अपना जीवन का पूरा सोर्स लगा देते हैं। आप जब अभी बोले थे सोर्स एंड रिसोर्स, तो मैं वही सोच रहा था कि जो सोर्सेज है उसका कोई यूटिलाइज कितना अच्छा कर सकता है, तो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। तो आज हमको कार्तिक जी मिले और मुनि प्रवर अभिजीत कुमार स्वामी, और मेरा इसमें अच्छा एक समायोजन हुआ और हम लोगों ने आपस की एक चर्चा की, डिस्कशन किया, जिसमें हमने जाना कि चलना कितना ज़रूरी है और चलने की क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इंटेंशन, क्या लक्ष्य पीछे होना चाहिए, और चलने से रिलेटेड कई जो धारणाएं लोगों के मन में हैं उसकी भी आज स्पष्टता हुई, और चलने का लक्ष्य कितना पावन है और कैसे जैन मुनियों की जो इतने सालों की जो चर्या है वो आज भी इन चीज़ों को मानते और पद विहार करते हैं। और आज हमने दूसरी ओर देखा जो एक बड़े रनर हैं जो खुद भी ये सब चीज़ें कितने सालों से करते आ रहे हैं, और बीइंग ए रनर अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का यंग खून है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्पोर्ट्स को तो बहुत परस्यू करता है, पर ऐसे जो स्पोर्ट जो एक तरह से खुद उन्होंने कहा कि अंडरडॉग है, उसमें उन्होंने इतना स्कोप ऑफ डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसकी बहुत अप्रिसिएशन के हकदार है ये। हम बहुत बहुत इनके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। ये भारत जोड़ो और सभी दिलों को जोड़ो में खूब सफल बने और अपना बेस्ट देते रहे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मंगल।